अभी लगा हो नहीं रहा है, हो गया है, ये अभी घूम रहा है बेटा। स्टार्ट है। मुझे लगता है कि मैं अपने सुनने वालों से जुड़ चुका हूँ। सबसे पहले तो आज हम सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। ये किसी भी राष्ट्र के जीवन में आजादी प्राप्त करने का जो दिन है, उसका क्या ऐतिहासिक महत्व होता है, उसकी जो संवेदनशीलता है, और वो पूरे जीवन को, राष्ट्रीय जीवन को जिस तरीके से रूपांतरित करता है, बदलता है, हम सब इसके महत्व से वाकिफ हैं। आप सब जानते हैं कि लाखों लोगों की कुर्बानियां, उनके संघर्ष, उनके त्याग और सब कुछ को दांव पर लगा देने की जो आजादी के लिए जो उनका जज्बा था, इस इतिहास से हमारी पीढ़ी वाकिफ है और हम बहुत उस अतीत में नहीं जाना चाहेंगे। इसके बावजूद मैं अपने वो समस्त पुरखों को, जिन्होंने आज के दिन के लिए अथक संघर्ष किया और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं और उनका लायक या नालायक जैसा भी वारिस होने के नाते मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं अपने पुरखे के रूप में उन सबके प्रति, जिन्होंने कुमार अंतरीप से लेकर के हिमालय तक और गुजरात से लेकर असम तक इस भारत भूखंड को मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया था। हम आपको बधाई नहीं देते हैं, हम अपने को भी ये बधाई ले रहे हैं, अपने लिए भी, कि हम सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, की बधाइयां। मित्रों, मुझे विपिन जी ने कितने आजाद हुए हम, ये सही है कि आजादी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राजनीतिक आजादी की बुनियाद पर हमें बहुत सारी आजादियों, हमें बहुत सारी सारे मुक्ति के संघर्षों, या जो अभी जिन चीजों से हम मुक्त नहीं हो पाए हैं, उनसे पिछले 74 वर्षों में हमने संघर्ष किया है और वो संघर्ष लगातार जारी है। हम कितने आजाद हुए, इसमें हम पर ही थोड़ा रुक करके विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हम का जो हमारा दायरा होता है, वो जितना हम जानते हैं, जितना अनुभव करते हैं, और उस अनुभव, उस संसार के भीतर से प्राप्त हुए अनुभवों के आधार पर ही हमको परिभाषित करते हैं। लेकिन मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि थोड़ा अपनी बातचीत को ज्यादा जीवंत और संवेदनशील बनाने के लिए, कि हम में इस भारत के भौगोलिक परिसर में स्थित प्रत्येक नागरिक, जिसमें बहुत सारी विषमताएं हैं, जिसमें बहुत सारी असमानताएं हैं, बहुत सारे अस्तर हैं, उन सबको मैं शामिल करना चाहता हूं और उन सबको अपनी बातचीत में शामिल करके ही हम आजादी की, कि कितने आजाद हुए हम, इस सवाल पर मैं अपनी कुछ बात रखना चाहूंगा।
मित्रों, राजनीतिक आजादी के बाद हमें एक आत्मनिर्भर भारत बनाना था। हमें एक संप्रभु भारत बनाना था और इसकी बहुत ही गंभीर कोशिशें शुरुआती दौर में ही की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय जनतंत्र की प्रतिष्ठा उनके जमाने में ही पूरी दुनिया में हो चुकी थी और वो आज भी लगातार जारी है। दुनिया के मुल्कों में हमें गंभीरता से लिया जाता है। हमारी बात को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सुना जाता है। एक आजाद मुल्क के रूप में हमने पिछले 74 वर्ष में एक चीज तो विकसित ही किया कि हमने लोकतंत्र को बचाए रखा है और गंभीर बहसें जारी हैं हमारे समाज के भीतर, हमारे बुद्धिजीवियों के भीतर के बीच भारतीय लोकतंत्र को और दीर्घकालिक बनाने की और जनपक्षधर बनाने की और ज्यादा समृद्ध करने की। वर्तमान राजनीति में भारत की आत्मनिर्भरता के जो चिंता व्यक्त की जा रही है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बार बार बात की जा रही है। आज भी लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने एक आत्मनिर्भर भारत का, और उन्होंने कहा कि जैसे परिवार की आत्मनिर्भरता उसी तरह राष्ट्र की आत्मनिर्भरता। लेकिन हम इस बात पर गौर करें, इस बात पर विचार करें कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने की जो हमारी राजनीतिक तैयारियां हैं, जो हमारी राष्ट्रीय तैयारियां हैं, वो किस तरह की है। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना नेहरू ने भी देखा था और उस जमाने में जब संसाधन बहुत कमतर थे, समस्याएं बहुत ज्यादा थी, हमारी जीडीपी बहुत कम थी आजादी के समय में, आजादी के बाद तुरंत बाद बहुत सारी समस्याओं में, और औपनिवेशिक सत्ता ने हमें हमारे खून को चूसा था सैकड़ों वर्षों तक। तो एक अंदर से एक कमजोर आर्थिक संरचना का देश, लेकिन एक जज्बे और उत्साह से भरा हुआ देश। तब नेहरू ने बहुत सारी राष्ट्रीय परियोजनाएं इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इस देश को शक्तिशाली बनाने के लिए शुरू की थी। उन्होंने पंचवर्षीय योजना जैसी योजनाएं चलाई और जिसके फलस्वरूप देश में एक नियोजित विकास की परंपरा पिछले 6-7 दशकों तक चलती रही। उस जमाने में भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर आदि स्थानों पर जो है लोहे के कारखाने स्थापित किए गए, हीराकुंड और भाखड़ा नांगल जैसे बांध बनाए गए, बिजली की भारी मशीनें लगाई गई, दवाओं को बनाने के लिए, औषधि निर्माण के लिए बहुत सारे उद्योग और कारखाने खुले। आत्मनिर्भर भारत की एक तैयारी हमें नेहरू युगीन राजनीति में दिखाई देती है। बाद में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। जब हम आज आत्मनिर्भर भारत की बात कहते हैं तो हम सबको यह सोचना चाहिए कि इस आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की जो तैयारियां हैं वह कैसी हैं। हम सब इस बहस को जानते हैं कि उदारीकरण के बाद
राष्ट्रीय सरकारों ने, वो सब किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो मैनेजर की भूमिका में ज्यादा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, परिवहन, बिजली, शिक्षा, किसानी से जुड़े हुए बहुत सारे जो संसाधनों की जरूरत है कृषि से, उस पर राष्ट्रीय नियंत्रण बने रहना चाहिए। तभी हमारी आजादी का मायने, तभी हम आजादी को एक कदम और आगे ले जा सकते हैं और जनता के पास तक ले जा सकते हैं। यदि इन सारे प्रतिष्ठानों पर कारपोरेट सेक्टर्स के नियंत्रण स्थापित हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि देश की जो स्वतंत्रता है, आजादी है, वो एक भिन्न तरीके से, एक दूसरे तरीके से वो बाधित हो सकती है। तो जनता से जुड़े हुए जो बुनियादी सवाल हैं, उन सवालों पर आगे बढ़ने का जो नेहरू युगीन मॉडल था, जिसमें भारत अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, वो एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमने बहुत सारे उद्योग धंधों के लगाए, कल कारखाने बनाए, विद्युत परियोजनाएं बनाई, और आबादी का अब बहुत आबादी बढ़ी है और उन सब चीजों पर सरकार को, भारत के नागरिकों ने पर्याप्त, भारत के नागरिक उसको टैक्स देते हैं और दूसरे चीजों से भारत की सरकार अपनी जीडीपी के एक बड़े हिस्से को वो इन परियोजनाओं में खर्च करे। हमारी आजादी पर 74 साल बाद जब हम अपनी आजादी पर विचार करते हैं और भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो एक चीज समझ में आती है मित्रों कि राजनीतिक आजादी के बावजूद यह जो औपनिवेशिक शासन का जो औपनिवेशिक सांचा है और उसकी सोच के जो अवशेष हैं, उनसे बहुत ज्यादा मुक्त होने की जरूरत है। हम उनसे पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए। जिसको कहते थे कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई। नहीं, एक हद तक गई है, हम ऐसा नहीं मानते कि वो एकदम नहीं गई, लेकिन यह जो शासन का ढांचा है, वह शासन का ढांचा, औपनिवेशिक ढांचा, वो अभी भी मौजूद है। जैसे आज मैं जो बात कह रहा हूं, ये कोरोना काल में 2.5 महीनों से जब मैं गांव में हूं, और करीब आज से 20 वर्ष पहले गांव से हम लोग शहर में पढ़ने के लिए आए और गांव गए तो 1-2 दिन 3 दिन के लिए, लेकिन इस बार लंबे समय तक गांव में रहने का मौका मिला। तो उस गांव में रहने वाले भारत की जो दिलचस्पी है लोगों की, उसको, उस पर मैंने गौर किया और शाम की बैठकों में मैं लंबी चर्चाएं करता रहता था। तो उनके जो सोचने विचारने का तरीका है, पहले तो एक सोच विचार तो है ही नहीं, निर्णय देने की एक आकुलता है, और इस निर्णय देने की आकुलता में जो उनके शिक्षक हैं, जो ये बात उनको समझा रहे हैं कि किसी चीज पर रुक करके, ठहर करके, थोड़ा संवेदनशील ढंग से सोचने की बजाय वो जो निर्णय दे रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, और अब प्रिंट मीडिया से ज्यादा पहुंच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है। मैं उस पर अभी बाद में आऊंगा कि वो कैसे हमारे आजादी के सपनों को, और जितनी गंभीर बहसें होनी चाहिए, जिस तरह से विचार विमर्श होना चाहिए, जिस तरह से असहमतियों को तर्क के जरिए उनके समाधान की कोशिशें होनी चाहिए, वो कोशिशें अब उन समाजों में थोड़ी कम पड़ गई, थोड़ी कमतर हो गई, कमजोर पड़ गई। तो
अब मैं तो भारत को यह अब ये सोचने और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारा अकादमिक समाज है, अकादमिक समाज के बुद्धिजीवियों ने जन पक्षधर विचारों की लगातार उसकी बढ़ोतरी की है। अपने चिंतन और मनन में वो लगातार जन पक्षधर होते गए हैं और वो ज्यादा तार्किक और ज्यादा प्रगतिशील विचारों से भरते गए। लेकिन ये सब विचार जिन लोगों के लिए हो रहा है, वहां तो कोई हरकत ही नहीं है। वहां तो हम 1916 से लेकर 18 से लेकर के 1947 तक की जिस तरह की बहसों के बारे में सुना करते थे कि गांवों में, कस्बों में और अस्पृश्यता के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, बड़ व्यवस्था के खिलाफ, स्त्री अधिकारों के खिलाफ, इस सब के खिलाफ तो गांधी बोल ही रहे थे ना। और गांधी सबसे लोकप्रिय नेता हैं गांवों में भी उस जमाने में। लेकिन हमारा हमारा बुद्धिजीवी समाज जो है, मैं कहता हूं कि वो ज्यादा तार्किक हुआ है, वो ज्यादा जनपक्षधर और ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टि से विचार कर रहा है। लेकिन जनता के बीच जिन लोगों के लिए वो विचार कर रहा है, उनसे उनका कोई या तो कोई रिश्ता नहीं बन पाया, या वो दूसरे सूचना के जो स्रोत हैं, जो उनको सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, वो ज्यादा हावी हो गए हैं और उनके अपने एजेंडे का शिकार भारत की जो गांव की जनता है, भोली भाली जनता, वो उसका शिकार बनती जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है। लेकिन मैं कह रहा था कि मैं औपनिवेशिक का जो साँचा है शासन करने का, गांव में पुलिस चौकी, और गांव की पुलिस चौकी में उसका जो इंचार्ज एक बहुत ही छोटा अधिकारी है, वो सब कुछ वैसे ही नियंत्रित करता है जैसे अंग्रेजों के जमाने की पुलिसिंग हुआ करती थी। पूरा का पूरा जिस जनता से, आम जनता से सत्ता के जो भय उत्पन्न करने वाले जिस तंत्र का सीधे संपर्क है, वो पुलिस। पूरी की पूरी पुलिसिंग जो है वो उसी तरह से आतंकित करती है, भयभीत करती है। और जैसे अंग्रेजों ने ये तरीका अपनाया था कि भय पैदा करके ही शासन किया जा सकता है, तो ये तो आजादी का मायने नहीं है। हम कितना आजाद हुए, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि वो जो पुलिसिंग है उससे बाहर निकलना पड़ेगा और उसे थोड़ा जनतांत्रिक होना पड़ेगा, उसे थोड़ा प्रेम से और अपने लोगों से संवाद करना। और एक विदेशी लोग जो दूसरे विजित देश के नागरिकों से जिन मानकों, जिस कैनन से जो उनसे बातचीत करते थे, उसे थोड़ा बदलना पड़ेगा। वो बदल नहीं रहा है। थोड़ा बदल रहा है ये कह देने से बात तो हो जाएगी, लेकिन वो एकदम नहीं बदल रहा है। इसी तरह जो भूमि संबंध थे अंग्रेजों के जमाने में, मैं उसके पीछे नहीं जाता, मैं अंग्रेजों के जमाने का जो भूमि संबंध था और जिस तरीके से उन्होंने किसानों में भूमि आवंटित की, जिन जिन व्यवस्थाओं के तहत, वो भूमि संबंध बदलने चाहिए। मैं गांव में रहते हुए देखा कि खेत जिनके पास है वो खेतों में काम नहीं करते। काम करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एक मजदूर की तरह ही काम करें, वो खेतों की डांड़ तक भी नहीं जाते, उसकी मेड़ तक भी नहीं पहुंचते। ज्यादातर लोगों ने तो खेतों को बटाई पर दे रखा है, और दूसरे जो मजदूर किस्म के या जो सीमांत किसान हैं, जिनके पास छोटी जमीन है, वो दूसरे की जमीन को लेकर के और उस पर खेती करते हैं, श्रम करते हैं। मैंने पता किया कि ये जो सरकारी योजनाएं चलती हैं, इन सरकारी योजनाओं का जो पैसा आता है, वह पैसा ये काम करने वाले किसानों को मिलता है या जिनकी जमीन है। तो कहा नहीं, जो जिनकी जमीन है उनका अराजी नंबर है और उनके खाते खुले हुए हैं और उनके खाते में वो पैसा आता है। सरकार जो किसानों को कुछ
स्कॉलर कुछ सहायता सब्सिडी दे रही है मंथली करके, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो इतना जमीनी नेतृत्व या जमीनी नेता होने का दम्भ भरता हो, उसे ये बात पता होनी चाहिए कि ये सरकार के खजाने से जो पैसा किसानों के लिए जा रहा है, दरअसल वो किसानी करने वाले लोगों के पास तो पहुंच नहीं रहा है, जो खेतों में मेहनत कर रहे हैं, जो तमाम भौगोलिक अनिश्चितताओं में और वातावरण की निश्चितताओं में अगर जैसे वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ गया, या कुछ ये कीटाणुओं के और कीटों के हमले हो गए, आक्रमण हो गए, तो उससे जो फसल नष्ट हुई, तो वो एक बहुत गहरे संकट में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत पूंजी नहीं है, जो पूंजी है उन्होंने लगा रखी है, और सरकार ये दम भरती है कि हम उनको इसका सब्सिडी देंगे, तो सब्सिडी जमीन पर देती है, वो खेती करने पर नहीं देती। तो हम समझते हैं कि भूमि संबंधों में भी हम उसी तरह से अभी काम कर रहे हैं जैसे औपनिवेशिक सत्ताएं काम करती थी। एक ये प्रस्ताव की तरह नहीं, बहुत लोगों ने कहा होगा, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि बहुत इंटेलेक्चुअल बातचीत में आपसे नहीं करना चाहता, और मैं एक जमीनी जो हकीकत है हमारी, कि सरकारें बहुत सारे मुद्दों को महत्वपूर्ण बना करके और वो पब्लिक डोमिनियन में बहस के लिए छोड़ देती हैं। ये भूमि संबंधों पर बहस क्यों नहीं होती, भूमि के अधिकार को लेकर के बहस क्यों नहीं होती? तो मैं तो ये प्रस्ताव कर रहा हूं कि सारी जमीन सरकार की हो, और जो काम करें वो उसके मुनाफे को प्राप्त करें। जमीनों पर जो काम नहीं करते उनका जमीन पर हक क्यों? श्रमजीवी तबके के हाथों में जमीन पहुंचाना ये सरकार का दायित्व है। अब जंगलों में तो सब कर रहे हैं, क्योंकि अस्थाई बंदोबस्ती ने जमीन पर जमींदारों को मालिकाना हक दिया था, लेकिन आदिवासियों को नहीं दिया था। जंगल राष्ट्र की संपत्ति है, जंगल की जमीन राष्ट्र की संपत्ति है, और जो जमीन है वो लोगों की निजी संपत्ति है। तो ये जो औपनिवेशिक तंत्र था, ढांचा था, उसे तो बदलने की जरूरत है। हम कितने आजाद हैं, कह रहे हैं कि मुख्य बहसों से थोड़ा मैं अलग जाना चाहता हूं कि टीवी चैनल्स जो हमारे महत्वपूर्ण शिक्षक हैं हमारी जनता के, उनके एंकर्स और उनके एटीट्यूड से आप सब परिचित हैं। वो जिस तरह से बातचीत आयोजित करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरह धमकाते रहते हैं बार बार कि जैसे वहां न्यायपालिका का सम्मान करिए तो प्रेस का सम्मान करिए, आप कहां बैठे हैं, मतलब इस तरह की बातें आए दिन हम सब, आप उनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए और उनके बहस कराने के तरीके को देखिए। तो ये वो मैं कह रहा हूं कि उनकी बहसों में मंदिर और मस्जिद के जो झगड़े हैं और एलिट नागरिक समाज की जो समस्याएं हैं, कोई बहस ऐसी क्यों नहीं चली कि भाई आप मंदिर में अपने भगवान को खोजते हैं, कुछ लोग मस्जिद में अपने भगवान को खोजते हैं, जिनके लिए वन ही उनके भगवान हैं, जिनके लिए पहाड़ ही उनका देवता है, जिनके लिए नदियां ही उसकी मां है, उस पर जो आप संकट लगातार खड़ा करते जा रहे हैं, वो डिबेट का हिस्सा क्यों नहीं होता, उस पर बहस क्यों नहीं होती? मंदिर तोड़ दी गई और मस्जिद बना दी गई, मस्जिद को तोड़ दिया गया, फिर वहां मंदिर बना दिया गया, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हुआ, सब हम सम्मान कर रहे हैं, हम सब उसका सम्मान करते हैं। ये 70 साल में ये बहस जो अंग्रेजों ने आदिवासी समाज के साथ जो रिश्ता बनाया था, उस रिश्ते में तो कोई बदलाव नहीं आया। नदियों और पहाड़ों से जो उनका अपना रिश्ता है, उसे तो उसको जब आप तोड़ते हैं, कोई कारपोरेट सेक्टर का आदमी जाकर के कोई पहाड़ी खरीद लेता है, कोई नदियों पर बांध बना दे रहा है, पानी उसका रोक दे रहा है, तो उससे जो भावनात्मक रूप से जुड़े लोग हैं, मैं जिनको कहता हूं कि जो उनके देवी देवता है, देवी देवता की तरह है उनके लिए,
उस पर आप बहस नहीं चलाते। कितने पहाड़ों को तोड़ दिया है आपने, और उसके आसपास रहने वाले लोग जो जिसमें वो अपने देवता का वास समझते थे, तो आप ये भी कहिए ना कि 1947 के बाद कोई पहाड़ नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि उस पहाड़ों से लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है। आप ऐसा नहीं कहते ये बहस में। तो आजादी कुछ लोगों के लिए है, ये मैं मानता हूं। घोषणाओं में तो है कि वो गांधी के सपने की तरह कि मैं एक ऐसा भारत बनाना चाहता हूं जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी से वो अपना देश समझे। तो हमें तो अभी इसकी तरफ बढ़ना है कि गरीब से गरीब आदमी भी इसे अपना देश समझे। इसके लिए हमें बहुत सारी अभी उसमें तैयारियां करनी है और बहुत सारे बड़े निर्णय लेने हैं, और हमारी जो सबसे बड़ी पंचायत है उसको बहुत सारे अध्यादेश अध्यादेश नहीं, बहुत सारे कानून पास करने हैं उसके लिए। मित्रों, ये जो और औपनिवेशिक अवशेषों में मैं कह रहा हूं कि अभी हमें आजादी की तरफ हम कितने आजाद हुए हैं, इसी सवाल पर मैं केंद्रित कर रहा हूं। तो मैंने दो चीजों को कहा है कि जो औपनिवेशिक सांचा है और उसके सोच के जो अवशेष हैं उनसे हमें अभी लड़ने की जरूरत है, क्योंकि 250 वर्षों तक हम उनके नियंत्रण में रहे हैं। 1757 से 1947 तक का जो समय है वो सीधे सीधे उनके संपर्क का समय है, तो लगभग 200 वर्ष। तो उसका जो अवशेष है, उन अवशेषों से लड़के ही हम एक मुक्त राष्ट्र, एकदम स्वतंत्र राष्ट्र की रचना कर पाएंगे। तो ये जो आप सब जानते हैं कि ये जो एक खास तरह की तिकड़ी थी मिल मैकाले और मैक्स मुलर की, तो हमारे विद्यार्थी ये पढ़े हुए हैं, और जिन्होंने भारतीय श्रेष्ठता का अपने ढंग से प्रस्तावना दी और यूरोप से कहा जाता है कि परिचित कराया। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी एक बड़ी अवधारणा प्रस्तुत की कि धर्म के आधार पर इस राष्ट्र की व्याख्या। विगत दिनों की घटनाओं ने हम सबको सोच में डाल दिया है, चिंता में, कि यह जो औपनिवेशिक अवशेष है धर्म के आधार पर राष्ट्र को परिभाषित करने की, जिसके विरुद्ध राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के हर प्रगतिशील नेता ने, हर प्रगतिशील विचारक ने, राजनेता ने संघर्ष किया था। इसके बावजूद अंग्रेज सफल रहे थे जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान जैसा एक राष्ट्र बन गया था। हम सब जानते हैं कि ये कोई ऐसा बंटवारा नहीं था कि धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान बटा था। धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना था एक राष्ट्र। भारत एक सेकुलर राष्ट्र था और जिसमें बहुत सारे मुसलमान भी और दूसरे विश्वास और आस्था के लोग भी मौजूद थे, और वो उसे अपना देश समझते थे। तो ये जो धर्म आधारित राष्ट्र की जो नींव डाली थी अंग्रेजों ने, और बार बार हमको हमारे हमारे राजनेताओं की तरफ से और कुछ बुद्धिजीवियों की तरफ से भी जो कहा जाता है कि 1000 साल की गुलामी, ये हमें शर्मसार करता है, हमें दुख पहुंचाता है, तकलीफ देता है कि ये 200 साल की गुलामी को 1000 साल की गुलामी कहने की परंपरा कहां से शुरू हुई। यह औपनिवेशिक अवशेष है जिससे हमें मुक्त होना है, क्योंकि 1947 के बाद की जो हमारी आजादी है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये इस भौगोलिक इकाई में रहने वाले हर व्यक्ति की आजादी है, हर व्यक्ति का उसमें योगदान है। और जो लोग इसे अपना देश नहीं समझते लेकिन इस भूगोल पर रहते हैं, इस भौगोलिक इकाई में रहते हैं, वो भी अपना देश समझें। ये एक राष्ट्रीय दायित्व है हम सबका, सरकारों का भी और हम सबका। तो इससे भी हमको लड़ना है। और मैं अपनी एक बात स्पष्ट कर दूं, क्योंकि जब आप एक खास तरह के ऐतिहासिक परिवर्तन से हम गुजर रहे हैं, हम सब नेहरू युग के उस मॉडल को स्वीकार करते हैं जिसमें किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को मंदिर और मस्जिद से जुड़े हुए आयोजनों से अपने को दूर रखना चाहिए। मैं अपनी निजी जिंदगी में निहायत आस्तिक व्यक्ति हूं, इसके बावजूद भी मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जब हम आस्तिकता का सामाजिकरण करते हैं,
है। जब हम अपनी आस्था और अपनी हम मान्यता का और अपने विश्वासों का को दूसरों पर थोपने चलते हैं, तो यह जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, उस पर हमला है। हमारे निजी विश्वास ज़रूरी नहीं कि वो राष्ट्रीय विश्वास हो जाएँ, वो बन ही जाएँ। यह भी एक तरह का विस्तारवाद है। तो हम बाहरी विस्तारवाद की अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवाद की आलोचना तो कर रहे हैं, लेकिन जो भीतर से एक विस्तारवाद की नीति है, वो अभी हमारी आज़ादी के लिए खतरा है। हमें हमें इस पर गंभीर होना होगा, इस पे संवेदनशील होना होगा और अपनी जनता तक कैसे ये बात हम पहुँचाएँ, उसको समझाएँ कि यह विस्तारवाद एक नए तरह के संकट में आने वाले समयों में हमारे देश को झोंक सकता है, उधर ले जा सकता है। अभी कह रहा हूं कि मैं आजादी की एक तीसरी बात, जो जातीय या जाति को आधार बना करके चलने वाले आंदोलन, उनसे बनने वाली राजनीतिक पार्टियां। एक समय था कि जब हम सबको लगता था कि ये अस्मिताएं जरूरी हैं किसी भी जीवन समाज के लिए, कि अलग अलग इकाइयों में शोषण के खिलाफ थोड़ा ज्यादा तीव्र आंदोलन होना ही चाहिए। लेकिन अब लगता है कि ये जो अस्मिताओं की लड़ाइयां हैं, वो हमें मुख्य लड़ाई से भटकाती हैं। ये सब गांव के अनुभव से मैं कह रहा हूं कि 2-2.5 महीने में रहते हुए मुझे लगा कि औपनिवेशिक ज्ञान ने जातियों को धर्म में बांध दिया था, जिसे कहते हैं हिंदू और इस्लाम। जातियां मौजूद थी, लेकिन जातियों के इंटरनल कंट्राडिक्शंस मौजूद नहीं थे। अंबेडकर इसके खिलाफ काफी संघर्ष कर रहे थे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दौर में, लेकिन सबने एक पहचान बनाई धर्म आधारित, हिंदू और मुसलमान। ये कृत्रिम ढंग का वो था, भारतीय नागरिकों का एक वो समुदाय बन सकता था। ये धर्म आधारित जो बाइंडिंग की गई, जो एकास उनको किया गया, एक साथ गुद दिया गया, वो सब ऊपरी दिखावा था, क्योंकि उसके भीतर शोषण की एक बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही थी, जो जातियों के आधार पर। लेकिन मैं सोचता हूं कि हमें आजादी को और विस्तृत करना है, उसे और जनपक्षधर बनाना है, उसे वास्तव में जनता तक ले जाना है, तो हमें किन चीजों से लड़ना है? एक ही जाति के भीतर गरीबी के भिन्न भिन्न स्तर हैं। एक जाति के भीतर पितृसत्तात्मक समाज की वैसे ही उपस्थिति है जैसे ऊंची जातियों की और निचली जातियों की। मैं रोपनी इस बार खेत में, हम लोग बहुत ही सीमांत किसान ही हैं, 4-5 बीघे के काश्तकार, तो इस बार बहुत दिनों के बाद गया था, तो बाबूजी नहीं है और उनकी स्मृतियां खेती से जुड़ी हुई थी। वो एक किसान थे, तो उनको याद करते हुए मैं खेतों तक गया था और काफी देर तक मैं बैठा रहा। कुछ तस्वीरें भी बच्चों ने उस पर लगाई थी हमारी। मैं एक चीज देखा कि जो पुरुष हैं वो सुबह 7 बजे आए और 2.5 घंटे में उन्होंने बिया कबार दिया। बिया कबरिया कहते हैं उनको। और जब प्रचंड धूप हुई, मतलब 9, 9:30, 10 बजे, तो औरतें आई, वो रोपनी करती हैं। ये बात मैंने अपने पिता के जमाने में भी देखी थी। तो ये ठंडे में आकर के, बिया पहले ही कबारना है, बिया पहले नहीं निकालेंगे आप, तो आप उसको जो है रोपेंगे नहीं कैसे? तो खेतों में फैला करके वो 2 घंटे काम करके वो चले जाते हैं, और स्त्रियां फिर दिन भर करीब 6 घंटे काम करती हैं खेतों में। तो यह जो बंटवारा है, मतलब एक नमूना, मैं सोच रहा था कि ये तो पितृसत्तात्मक समाज, जो ये पितृसत्तात्मक सत्ताएं हैं, वो कैसे जीवित है हमारे जीवन में और हर जाति में। तो हमें लड़ना है गरीबी के खिलाफ, हमें लड़ना है पितृसत्तात्मक सोच के खिलाफ, हमें लड़ना है महिला अधिकारों के, स्त्री के अधिकारों के खिलाफ। और स्त्री अधिकार में पढ़ी लिखी स्त्रियों के अधिकार की मैं बात नहीं करता हूं, काफी लड़ाई आगे बढ़ चुकी है स्त्री अस्मिता के सवालों में। ये जो परिवार के भीतर जो पुरुष वर्चस्व है,
संघर्ष हर जातियों को इससे करना है। तो मुझे लगता है कि ये जातीय अस्मिता, ये जो अस्मिता मूलक आंदोलन है, भाषा के ही आंदोलन को आप ले लीजिए, ठीक है, सारी क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान होना चाहिए और उसमें रचनाशीलता के लिए सरकारों को कोशिश करनी चाहिए कि उनकी रचनाशीलता का उसमें एक वातावरण बने और उसको सम्मान दिया जाए। लेकिन कई बार लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये भाषाई अस्मिता का जो आंदोलन है कुछ खास व्यक्तियों का अपने ढंग की सत्ता निर्माण का अपनी एक वैसाखी तो नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं, दो चार किताबें टेरिंग इंगल्टन, एरिक हॉक्सबॉम और मार्क्स और इन तमाम तरह के बुद्धिजीवियों को पढ़ा लिखा है, तो उनको लगता है कि क्या करें, तो एक कोई नया अस्मिता मूलक आंदोलन छेड़ दिया जाए कि जैसे भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ठीक है, सब भारत की जितनी भाषाएं हैं सबको आप 8वीं अनुसूची में शामिल करिए और जैसे भारत के हर नागरिकों को आप अपनी जीडीपी का कुछ हिस्सा देते हैं वैसे सब भाषाओं को भी दीजिए। लेकिन इस चालाकी पर हमें नजर रखनी है, क्योंकि मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूं कि कुछ लोग अपनी सत्ता को निर्मित करने के लिए जातीय विमर्श के आंदोलनों को, भाषाई, धार्मिक, इस तरह की और स्त्री विमर्श जैसे विमर्शों को, ये सब विमर्श मनुष्य की मुक्ति के आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं या उनको ताकत दे रहे हैं। यही कैनन होगा इनके मूल्यांकन का। कुछ एक चीज और मैं कहना चाहता हूं आजादी के सवाल पर। मैं सबका कांग्रेस की संस्कृति का एक जमाने में उसकी जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है 70 वर्ष की जो उसकी प्रैक्टिसेस है उससे गहरी असहमतियां हैं। हम सब में बहुत सारे लोगों की गहरी असहमति उनके प्रैक्टिसेस को लेकर के, और उन सब के चलते जो है दिक्कत हुई है जनता को, और उन सब ने वैकल्पिक राजनीतिक का वो बनाए हैं, उन्होंने विकल्प प्रस्तुत किया है। लेकिन जिस परिवारवाद के खिलाफ यह आंदोलन शुरू हुआ और देश की जनता को यह बात वाजिब बात लगी और उसने इस पर इस स्पष्टीकरण को स्वीकार किया कि एक परिवार राजतंत्र की ओर भारत का लोकतंत्र बढ़ रहा है। लेकिन 80 के बाद के जो राजनीतिक उभार थे, उस राजनीतिक उभार के बाद उनकी जो सत्ताएं हैं उनके वारिसों के हाथ में क्यों है? क्यों नहीं उन्हीं जातियों के भीतर से नए बच्चों को जगह मिली राजनीति में? क्यों एक राज परिवार की तरह ये बाल ठाकरे के परिवार से लेकर के लालू जी के परिवार से होते, मुलायम सिंह यादव के परिवार से होते हुए ये परिवारवाद की राजनीति ये क्यों जारी है? क्या उन जातियों में, उन वर्गों में, उन समुदायों में नागरिक नहीं है, समझदार लोग नहीं है? तो हम ये मैं कहता हूं औपनिवेशिक दौर के पहले का भी जो संस्कार बचा है व्यक्ति पूजा की, यह भी आने वाले समय में हमारी आजादी के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। हमें सबको इस वंशवाद की राजनीति के खिलाफ सारे नौजवानों को सोचना चाहिए, वो चाहे जिस जाति में हो, जिस धर्म में हो। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इसके खिलाफ कम से कम ग्रामीण स्तर की जो हलके हैं उनमें विचार विमर्श होती रहना चाहिए कि उन सब ने परिवारवाद की राजनीति की मुखालफत करते हुए अब आप हाल की अभी आप घटना देखिए, महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री का वो मुझे लगता है कि वो स्नातक भी पास है उसका लड़का या नहीं, लेकिन वो राजनीतिक आंदोलनों को दिशा देगा। उसके वक्तव्य मुख्य चैनल्स पर होंगे, हेडलाइन बनेंगे। नहीं, हम कहां जा रहे हैं? कैसे वो स्पेस मिलता है ऐसे लोगों को राजनीति में? इस पर नौजवानों को सोचना होगा कि राजनीति विचार आधारित हो, जनमुक्ति, जन पक्षधर राजनीति में हम नए नौजवान, हम जो नए हमारे नौजवान हैं उनको जगह मिले। ये किसी की विरासत नहीं है कि वो उनके पिता राजनीति में थे
तो उनके पोते भी राजनीति में वही मार्गदर्शन कर सकते हैं। उसी समाज के, उसी भौगोलिक इकाई के भीतर से नए नेतृत्व को आगे आना चाहिए और आंदोलनों से आना चाहिए। तो एक आंदोलन धर्मी जो स्वभाव होना चाहिए भारतीय समाज का, आजादी के लिए जो एक जरूरी चीज है वो भी थोड़ा शिथिल है। उस पर हमारे नौजवानों को विचार करना चाहिए। मित्रों, लोकतंत्र ने हमें राजनीतिक मताधिकार की शक्ति दी है और एक बहुत बड़ी शक्ति है वो, और जिसके सहारे हम एक सत्ता का निर्माण करते हैं। लेकिन ये जो मताधिकार है, जो मतदाता है, उस मतदाता को कैसे शिक्षित किया जाए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं ही शिक्षित कर सकता, उसकी जरूरत है। जनता की आलोचना की सख्त जरूरत है। हमारे बहुत सारे कवि, विचारक, चिंतक जन पक्षधरता की बात करते हैं। आप जिसके पक्षधरता की बात करते हैं उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसके सोचने विचारने का तरीका कैसा है, वो किस बात को ज्यादा महत्वपूर्ण और किस बात को कमतर मानती है, इस सब के आकलन का, इस सब की सूचनाएं क्या हमारे बुद्धिजीवी समाज को है? अगर है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि 70 साल में बुद्धिजीवी समाज के भीतर विचार लगातार क्रांतिकारी होते जा रहे हैं, ज्यादा लोकतांत्रिक होते जा रहे हैं, ज्यादा ज्यादा समावेशी होते जा रहे हैं, और जनता उतना ही उग्र, असहिष्णु, विरोधियों को सुनने के लिए वो तैयार नहीं है, वो वाद विवाद के लिए भी नहीं तैयार है, वो तर्क करने के लिए नहीं तैयार है। वो अपने माने हुए को सिर्फ स्थापित कर सकती है, और तर्क नहीं है तो लाउडली थोड़ा, जैसा हमारे टीवी चैनल्स के एंकर करते हैं। तो ये जो दोनों परिसर है वो इतना अलग थलग है कि आप बुद्धिजीवियों का जो परिसर है वो लगातार क्रांति धर्मी होता जा रहा है, लगातार एक से एक विचार और ज्यादा जन पक्षधर होता जा रहा है। लेकिन जो जिनके लिए हम लड़ रहे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी प्राथमिकताएं क्या है, तो ये कैसे होगा, यह भी एक विचारणीय सवाल है। ये गांव में रहते हुए मैंने महसूस किया कि इनको कैसे। मैं 2.5 घंटे की तक बहस करता था मंदिर के मसले पर, कृषि से जुड़े हुए सवालों पर, आज की राजनीति पर, नेहरू युग की राजनीति पर। तो मैं प्रोफेसर हूं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, सम्मान होता था, लेकिन 3/4 जो संख्या है जो बहसों में शिरकत करती है, वो उनके दिल से ही आवाज उठती थी कि प्रोफेसर साहब सनक गए हैं। तो इसको मैं हंस के, क्योंकि मैं उस तरह से थोड़ा वस्तुवादी भी नहीं हूं, विज्ञानवादी भी नहीं हूं और मार्क्सवादी भी नहीं हूं, मैं एक भाववादी व्यक्ति हूं। जैसे आपको एक एक उदाहरण देता हूं कि बहस मंदिर मसले पर चल रही थी, तो मैंने कहा अपने कुटुंब के लोगों से, बड़ा कुटुंब है, करीब 20-25 लोगों का परिवार है, और हमारे गांव की संरचना ही ऐसी है कि हम ये समझ ही नहीं पाए कि जाति उत्पीड़न जैसी चीज क्या होती है, और हमारे संस्कार में ही नहीं है। हमारे पिता के लिए बड़ा बड़ा था वो, चाहे वो किसी भी जात का हो, जब वो आता था तो कहते थे कि वो पैर नहीं छुए। तो हम तो ये समझे ही नहीं, हमारे दिमाग में ही नहीं आया कि कौन यादव है, कौन कुर्मी है। और ये मैं अपनी वो बात नहीं कहता हूं, तो हम मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी कि वो आदमी है, इंसान है, और वो सब खेती बाड़ी में मेरे बाबा के साथ होते थे और सब परिवार के सदस्य की तरह होते थे। लगभग गांव की संरचना ऐसी ही थी। तो सब जातियों के लोग वहां बैठे रहते हैं, और वो सब बातचीत के बाद मैंने कहा कि ये बताइए कि रामचरितमानस बहुत पवित्र पुस्तक है। सबने कहा, हमने कहा मैं भी पढ़ता हूँ, एक कल्चरल टेक्स्ट है। तो कहा मतलब है साहब इसका? हमने कहा एक सांस्कृतिक पुस्तक है, वो हमें शिक्षित करती है। हमने कहा कहो ही बताओ कि बाबर तो मस्जिद मंदिर तोड़ दे ले रहे गोस्वामी जी के रचना के पहले। ये गोस्वामी जी की बतिया ना पता रहल का, पूरे रामचरितमानस में एको पंक्ति एपर ना लिखना। तो हाँ साहब, एपर तो ना बात कही ना गोस्वामी जी, एपर ना लिखना।
हमके कहो बार बार तो यह कहना कि हृदय बसम सर्वभूतादिवासम, तो कह कुल प्रथनमा में तो यह कहते हो कि सबके हृदय में वास करा। हमके भागवत में भी उद्धव सवाल कहना कि प्रभु आप तो अपने गोलोक जा रहे हैं, तो हम लोगों का सहारा। तो कहे कि अब मैं वो कहे कि कृष्ण वाले गीता है तो कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब तब जब जब धर्म का क्षय होगा मैं धर्म की स्थापना के लिए और धर्म के नाश के लिए आऊंगा। लेकिन भागवत पुराण में कृष्ण ऐसा नहीं कहते। वो उद्धव से कहते हैं कि उद्धव अब मैं आऊंगा नहीं, अब मैं भक्तों के हृदय में वास करूंगा। तो हम कहे कि को भागवत में कृष्णो कहना हृदय में वास करब, और रामचरितमानस में गोस्वामी जी बार बार कहते हो कि हृदय में रहते मन निर्वाह का तरह काहे लड़त हुआ जाए। अरे आप समझत नहीं हुआ प्रोफेसर साहब दोनों। तो ये इस तरह की बहस की जरूरत है ग्रामीण हलकों में, क्योंकि वो हमारे बहुत ही प्रगतिशील टेक्स्ट है, उनकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन कुछ बुनियादी बातों पर आप पूरे भक्ति आंदोलन की रचनाशीलता को, चाहे वो निर्गुण धारा की हो चाहे सगुण धारा की हो, इस पूरे के पूरे रचनाकारों को आप देख लीजिए, किसी ने मंदिर के पक्ष में कोई एक बात कही हो, वो चाहे सूर हो, चाहे मीरा हो, नानक हो, कबीर हो, गोस्वामी जी हो और भागवत हो, सब तो हृदय को ही क्षेत्र बनाने के लिए कह रहा है कि हृदय को ही वो क्षेत्र बनाओ जहां पर भगवान वास करेगा। हृदय बसाओ, हृदय बसाओ। इसके बावजूद भी वो कौन सी वैचारिक तैयारी है पिछले दशकों की, पिछली सदियों की, जिसने यह ताकत दी भारत के प्रधानमंत्री को कि वो इतने आत्मविश्वास के साथ एक नई तरह की राजनीति, एक नई तरह के लोकतंत्र की व्याख्या वो प्रस्तुत कर सके। ये मताधिकार की ताकत है। हम इसको प्रश्नांकित इसलिए नहीं कर रहे हैं, मैं ये नहीं मानता कि ये न्यायिकवादी और इस तरह की, ये तो मताधिकार है, मताधिकार के प्रयोग है। बहुत सारी दलित जातियां जो इस तरह के केंद्रीकृत राजनीति का विरोध करती थी और लोकल क्षत्रपों को सहारा देती थी, और उस सबको हम बहुत उम्मीद से देखते थे कि केंद्र की सरकार कमजोर हो, ये मैं हमेशा सोचता, और लोकल क्षत्रप हो, स्थानीय शासन हो और केंद्र की अपनी एक सरकार हो, और तब फेडरल स्ट्रक्चर पर ठीक से बहस होगी। जब केंद्र में आप एक बहुत ताकतवर सरकार बैठाते हैं तो फेडरल स्ट्रक्चर प्रस्तावित होता है। तो ये जो मताधिकार है, उन मतों को शिक्षित करने वाले जो केंद्र हैं, स्रोत हैं, जिसमें मीडिया की एक बड़ी भूमिका है, स्कूलों की भूमिका बहुत सीमित हो गई है, विद्या केंद्रों की भूमिका सीमित हो गई है। तो इसके खिलाफ मतलब इस पर भी हमको सोचने विचारने की जरूरत है। मैं ये कह रहा था कि जनता के हलकों में जाना पड़ेगा, और जनता के भीतर से जो लोग निकल करके आए हैं वो सब जो है उनके बीच जाएं, और उनसे हम कह रहे हैं कि वो तर्क तो रखे विचार करने के लिए, कि कोई सोचे कि नहीं ये भी विकल्प हो सकता है, इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, इस तरीके से भी बात हो सकती है। तो विकल्प समाप्त हुए हैं डिस्कोर्स में, बहस में, विचार विमर्श में। जो ग्रामीण हलके हैं वहां पर आप अगर कोई तर्कसंगत बात करते हैं तो उसके लिए स्पेस बहुत कम है। और एक और बात मैंने महसूस किया कि मैं सोचता था कि गांधी बहुत सारी प्रगतिशील बातें कहते हुए भी कैसे इतना लोकप्रिय रहे लोगों में, और उन्होंने कैसे वो सब कुछ जो है बनाया, और जनता उनको इतना पसंद करती थी, कुछ लोग नहीं भी पसंद करते थे। वो बहुत ही भाववादी व्यक्ति जो वैष्णव जन तो तेने कहिए ये पीर पर आई जाए, और क्या कल्पना है देश के बारे में। वो कहता है कि मैं ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब ये महसूस करेगा कि यह उसका देश है, और जिसके निर्माण में उसका भी प्रभावशाली हाथ है। ऐसा भारत
जिसमें न उच्च वर्ग है न निम्न वर्ग, जिसमें अस्पृश्यता का अभिशाप अथवा उत्तेजक मद्यों या बूटियों के अभिशाप को कोई स्थान नहीं है, जहां स्त्रियों को वही अधिकार है जो पुरुषों को। यह मेरे स्वप्नों का भारत है। ये सब कहते हुए भी गांधी लोकप्रिय है। क्या था गांधी? मैं सोच रहा था उसका नैतिक बल। ये बहुत जरूरी है। जनता के हलकों में काम करने के लिए आपको थोड़े आपके विचार अनगढ़ ही हो, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, चरित्र बहुत जरूरी है। ये नहीं चलेगा कि आप विचारों में स्वतंत्रता लेते लेते, हो सकता है कि विचारों की दुनिया के लिए जरूरी बात हो, लेकिन यदि इस संकट के काल में सबसे बड़ा संकट है जो आजादी के सामने है, कि आजादी जिन लोगों की है, जिन लोगों के पास यह अधिकार है जो सत्ता को बनाए, उनको शिक्षित करने की, उन्हें विवेकवान बनाने की, उन्हें प्रश्नों पर रुक करके ठहर करके सोचने की संस्कृति विकसित करने के लिए हमें अपना नैतिक बल, अपना चरित्र बल मजबूत करना पड़ेगा। और बुद्धिजीवियों को टेरी इंगल्टन, एरिक हॉब्सबॉम, लेनिन, मार्क्स जैसे तमाम वैचारिक नावों से उतर करके और कीचड़ में घुसना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और संवाद करना पड़ेगा, और वो अपने नैतिक बल के, अपने व्यक्तित्व के सहारे आप बात कर पाएंगे। अकेले गांधी ने अपने नैतिक बल से इस देश के बहुत सारे सवालों पर बहुत ही आगे बढ़ी हुई अपनी पक्षधरता तय की थी। जिन सवालों पर वो आगे नहीं थे, इतना स्पेस दिया था उन्होंने कि लोग उनसे बहस कर सके। उनसे पेरियार बहस कर रहे थे, उनसे अंबेडकर बहस कर रहे थे, और वो जरूरी बहसें थी। गांधी इसको एड्रेस कर रहे थे। भारत के संविधान निर्माण में की जो सभा बनी थी, और उसमें मेरी जानकारी में अंबेडकर का पहले नाम नहीं था। ये गांधी के ही प्रस्ताव पर यह नाम शामिल किया गया कि आबादी के एक बड़े हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं अंबेडकर, और उनके बिना कोई भी संविधान सभा पूर्ण नहीं होगी। ये था सहमतियों का सम्मान। तो ये हम ग्रामीण हलकों में हम देख रहे हैं कि असहमतियों के लिए सम्मान का कोई सवाल ही नहीं बचा हुआ है। मैं उनका दोष नहीं मानता। अब रोहित सरदाना, श्वेता सिंह और इस तरह के जो बहुत सारे टीवी एंकर्स हैं, अगर वो हमारे सोचने को, विचारने को, इसको अंजना ओम कश्यप है, रुबिया लियाकत है, ये जब कारपोरेट घराने के जो टीवी चैनल्स हैं, उनको, इनके जो एंकर्स हैं ना, वो गांव के लोगों को तो नहीं लगता है कि यही वो बोल रही है। जो बोल रही है उन्हीं का सोचा हुआ, उन्हीं के दिमाग की उपज है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सब कुछ स्क्रिप्ट लिख दी जाती है, जिसका अभिनय करना होता है उनको। तो आप कभी देखा है आपने रोहित सरदाना के तरीके को, जब वो बात करते हैं तो वो एक विचार, एक वाक्य रख देते हैं बहस के लिए, और वार्ताकारों को बुलाते हैं, और वार्ताकारों पर जिस तरीके का डंडा चलाते हैं, वो देख के दुख होता है कि लाखों लाख की संख्या में दूर दराज गांव में, जंगल पहाड़ों पर भी लोग आपकी इन बहसों को सुन रहे हैं। वो किस तरह से भारत से अपना लगाव महसूस करेंगे? मैं किसी टीवी चैनल, उसमें भी कुछ काम करने वाले लोग संवेदनशील हैं। जहां थोड़ी संवेदनशीलता होगी ना, उसकी आप बॉडी लैंग्वेज को आप देखेंगे कि वो बदल जाएगी। आप ये आपत्तिजनक भी हो सकता है, लेकिन ये अधिकार है। आज आजादी का, स्वतंत्रता दिवस है, तो वो कहता है ना भारत का संविधान की हम अभिव्यक्ति की आजादी, तो हम तो ये मूल्यांकन कर ही सकते हैं कि आप देखिए कि जब नगमा शहर बोलती है, और जब अंजना ओम कश्यप बोलती हैं, जब रवीश कुमार बोलते हैं, और जब रोहित सरदाना बोलते हैं, तो आपको कुछ फर्क समझ में आएगा कि, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि
टीवी एंकर्स अगर वास्तव में वो भारत के नागरिक तो हैं ही और उनकी भी चिंता का विषय है कि भारत ज्यादा समावेशी भारत बने, तो अपनी बहसों के जो आप्त वाक्य हैं, जो उनके शीर्षक हैं, उन शीर्षकों को धर्म जाति के परिसर से निकाल करके नागरिक बहस के रूप में सामने ले आए और तर्क के लिए अवकाश दें और उन हलकों से भी लोगों को ले आए जो लोग उससे प्रभावित हैं, सिर्फ कुछ पेशेवर वार्ताकारों के सहारे, क्योंकि वो एक बड़ा माध्यम है हमारी जनता को, जो उसके माइंड सेटअप को निर्मित कर रहा है, उसको बना रहा है। और मैं समझता हूं कि मैंने काफी बातचीत आपसे की है और कुछ सवाल भी आ रहे हैं, तो उससे जी है तो मैं मुख्य रूप से आज की आजादी पर यही कहना चाहता था कि देखिए, हमें हमारे पास जो हमारी प्रैक्टिसेस है ना, हमारे जीवन की, हमारी सत्ता संरचना की, वो एक हद तक कभी औपनिवेशिक सांचे और सांचा भी बना हुआ है और सोच का भी एक बड़ा हिस्सा है। हमें ये महसूस कराना पड़ेगा गांधी की तरह कि क्या ऐसा हो पाया है? आजादी, हम कितने आजाद हुए तो हम गांधी के सपने तो भी कितना पहुंचे। एक सवाल जो और छूट रहा है इस कोरोना काल में, जो नए तरह का संकट आया कि बड़ी आबादी जो शहरों में गई थी गांव से निकल करके, वो पंचायती राज को लेकर के गंभीर बहस जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में, और जितना मुझे ज्ञात है, मुझे लगता है कि अंबेडकर का यह मानना था कि जो गांव की संरचना है ना, वो थोड़ी उसमें जो जाति उत्पीड़न है वो ज्यादा है, और लोग गांव से, ये नेहरू भी मानते थे कि गांवों से निकल करके और नगरों की ओर आएंगे लोग और इंडस्ट्रीज बनेगी, उद्योग धंधे बनेंगे, तो वहां पर समानता के और स्वतंत्रता के मूल्यों के लिए और उनकी जीवन शैलियों के लिए ज्यादा अवकाश होगा। लेकिन गांधी इस बार पर टिके हुए थे कि नहीं, हमें गांव को ही एक आर्थिक संरचना के रूप में विकसित करना चाहिए और गांव में इस उत्पीड़न के खिलाफ, अस्पृश्यता के खिलाफ और मंदिर निषेध के खिलाफ हमें संघर्ष करना चाहिए। इस कोरोना संकट ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। खैर, पंचायती राज के लिए हमने एक अलग से संविधान में संशोधन ही किया और हमने बहुत सारे अनुच्छेद उसमें जोड़े पंचायती राज को, लेकिन वो उस अभी ये जो दो स्तर है, ये जो राज्यसभा, ये विधायिका के मतलब स्टेट सरकार और केंद्र सरकार, एक तीसरा स्तर जो है लोकतंत्र आजादी का, सही मायने यही है कि गांव तक निर्णय लेने के अधिकार पहुंचे। गांव समाज, जिसे प्राचीन भारतीय गणतंत्रों में जो होता था, वहां की समितियों को उन्हें जीवित किया जाए, उन्हें कागज पर न जीवित किया जाए और हर गांव की एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक संरचना हर गांव में विकसित की जाए। पंचायती राज में जिसके बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। और शहरों पर अगर आप सारा बोझ डालते जाएंगे तो इतनी बड़ी आबादी के लिए पर्याप्त शहर नहीं है। वहां का जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा, वहां का वातावरण, वहां की प्रकृति उससे प्रभावित हो रही है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ता है। बहुत ही बुरी परिस्थितियों में रह करके छोटी आमदनी में काम करते हैं। जिस तरह की भीड़ कोरोना संकट में आप देखे हैं अपने घरों की ओर लौटने के लिए थी, वो सब भयावह भीड़ थी, वो एक डर पैदा कर रही थी हमारे भीतर। तो हमें आजादी को एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए हमें ग्राम पंचायतों को थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली बनाना पड़ेगा और उन्हें दक्ष बनाना पड़ेगा, सक्षम बनाना पड़ेगा कि वो, तब पुलिसिंग भी थोड़ी कम होगी। ये पुलिसिया रौब है ना, वो बहुत ही बेहुदे ढंग से जिस तरीके से वो अपनी जनता से और गरीब लोगों से बातचीत करते हैं, और वो बहुत तकलीफ देता है, बहुत दर्द देता है, मतलब अंदर से दुख पहुंचाता है कि हम आजाद मुल्क में रहते हैं, ये आजाद मुल्क के नागरिक हैं जिनके साथ स्टेट की पुलिस जिस तरह का व्यवहार करती है, ये उचित नहीं।
तो ग्राम पंचायतों को ज्यादा अधिकार दिए जाने की जरूरत है। ये एक जरूरी चीज थी जो छूट रहा है, और तब हम आपदाओं से भी ठीक से निपट जाएंगे, और जब आर्थिक रूप से गांव समृद्ध होंगे और वहां काम के अवसर मिलेंगे तो इतनी भीड़ शहरों में नहीं होगी। तो ये एक जरूरी चीज थी जिस पर मैं कहना चाहता था। तो अचानक विपिन ने ऐसी बात कही और मैं टुकड़े टुकड़े में अपनी कुछ बातें आपसे कह पाया, और कहने से ज्यादा ये सब मैं अपने को भी संबोधित कर रहा था कि भाई आप, आजादी का मतलब है, आज भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जैसे परिवार को आत्मनिर्भर होना है। देखिए अब उनकी भाषा में कुछ जनपक्षधर मुहावरे आ रहे हैं, उन्होंने वो अपनी को अपनी भाषा के जो वो है उसको बदला है। परिवार वो इकाई है। हम अपने से सवाल करते हैं कि स्त्री अधिकारों को लेकर के हम खुद अपनी पत्नी को कितना अवकाश देते हैं, हम अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम उनको कितना स्पेस देते हैं, हम उनको कितना सुनते हैं, हम उनकी असहमतियों का कितना सम्मान करते हैं। तो स्त्री को लेकर के, भाइयों को लेकर के, पिता को लेकर, माँ को लेकर के, ये सब जो जिम्मेदारियां हैं, उसकी जो संवेदनशीलता है, उसी से तो राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदनशीलता बढ़ेगी। उसी से तो हमें जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी तय होगी कि हम कितने कितने संवेदनशील ढंग से इस देश को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके संकट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो परिवार में अगर आप एक संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और परिवार माँ पिता और भाइयों तक भी नहीं सीमित रह गए हैं, और उसकी जो स्थिति है गांव में, अब वो भी दर्द पहुंचा रही, तो फिर हम कैसे एक राष्ट्र को हम इतना समृद्ध कर पाएंगे, जो अब दूसरे की जिम्मेदारी ही उठाने के लिए तैयार नहीं है, जो थोड़ा समर्थ है वो अपने को अलग कर ले रहा है और अपनी व्यवस्था पूरी तरह अलग कर ले रहा है। ये आत्मनिर्भरता तो नहीं है। आत्मनिर्भरता परस्परता पर निर्भर करेगी। आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि हम दूसरों के लिए भी, दूसरों के को भी, जो अपने हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा अगर परिवार का मुखिया अगर है और वो अपने परिवार के दूसरे सदस्यों की निर्भरता को भी संवेदनशील ढंग से महसूस कर रहा है। तो मैंने कह रहा हूं कि गांव में तो बात हो सकती है ना, कि अब गांव में देखिए छोटे छोटे मसलों को लेकर के एक सामान्य सी बात है, करीब हम सब लोग भाई हैं, बैठते हैं, खाते थे, बच्चे हैं, मिलाकर के 12 लोगों का परिवार, 18-20 लोगों का एक बड़ा कुनबा है, सब जुटे हुए थे इस समय। सब थाली खा के अपनी वही छोड़ देते थे, घर की औरतें थाली उठा करके ले जाती थी। मैंने कहा कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, तुम सब अपनी थाली उठाओ, और बेसिन लगा हुआ है, मेरी दादी तो कल चलाती थी और पानी भरते भरते उनका जीवन बीत गया, और हम एक उनके लिए नलकूप घर में नहीं लगा पाए, वो एक सार्वजनिक नलकूप से पानी लेकर के, और वो आती थी और बाल्टियों में, हम बचपन में थे कि दादी पानी भर रही तो हम भी चला दे, तो यहाँ से हम लोग दादी के प्रति, तो हमने कहा कि ये परिवार जो है अभी 20-25 वर्षों पहले ये स्थिति में था, तो यहाँ हमने कहा सब उठाओ अपनी थाली और हम अपनी थाली धोएंगे, और मैं इसको लीड कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि ये कोई बड़ी चीज नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर परिवारों में यही आजादी, मतलब दूसरों को आप गुलाम समझते हैं, 18 थालियां एक साथ उठा के रख दी जाए, उस पर मक्खियां लगती हैं, गंदगी फैलती है, और बहुत देर बाद जब वो खाली होंगी औरतें तो उनको साफ करेंगी, और आदमी खाना खाए और अपनी थाली उठाए और ले जाए खुद धो करके और अपनी थाली को रख दे। ये 2 मिनट का काम है, सफाई भी उससे बनी रहेगी, स्वच्छता भी रहेगी, और परिवार में आप वो जो बहुत सारे रोगों से आप बच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बहसों में जाने की बजाय हमें सही है कि हमें परिवार को एक इकाई के रूप में, और वहां पर आजादी के वास्तविक मायने, उसके वास्तविक अर्थ को हमें उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे प्रश्न आए थे लेकिन मैं उनको एड्रेस नहीं कर पाया, और मैं उन प्रश्नों को देखूंगा फिर, और मैं उस पर कुछ अपनी टिप्पणियां लिख दूंगा। आप सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, और विपिन जी का भी कि इस 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सबको बातचीत करने के लिए एक साथ उन्होंने इकट्ठा होने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी को गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस की एक बार पुनः हार्दिक बधाई। धन्यवाद।